हेलो विद्यार्थियों। तो अपने ये विलियन लेसन का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें एक खास टॉपिक अपने आप पढ़ेंगे आज। इसका नाम है असामान्य अणुभार या अणुद्रव्यमान। तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत काम आने वाला है एमसीक्यू में और नीट या जेडब्ल्यू में या गुस्केट में, या जितने आप सवाल लगाओगे हर सवाल में इसका बहुत खास उपयोग है। कि अगर पेपर हार्ड बनते हैं तो पेपर हार्ड इससे बनते हैं। तो समझते हैं होता क्या है। तो जिस लिखा हुआ है सामान्य और असामान्य अणुद्रव्यमान। तो बोल चलो भाई एन का मुझे अणुभार निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, एन का 23, ओ का 16, एच का 1, कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल हो गया। यह कहलाएगा सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान। यह अणुभार हमारा सामान्य इतना आना चाहिए। लेकिन जब अपने प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग करने पर तो उसमें हमारे पास से 4 अलग अलग गुणधर्म है जो प्रयोग करके हम अणुभार निकालते हैं। इन्हें कहते हैं अणु संख्यात्मक गुणधर्म। यह गुणधर्म अणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं। जैसे भाई यहाँ पर M2 अणुभार है ना, M2 अणुभार निकालेंगे पूरा मान रखकर। जैसे अभी किसी का निकालना हो अणुभार, उसे पूरा पानी घोलो, उसका क्वथनांक निकालो, यहाँ पे हिमांक निकालो, यहाँ निकाल कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, आधार पर सारे मान रखकर हम यहाँ पे अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमें अणुभार मिलेगा वह कितना मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए, क्योंकि 40 इसका अणुभार जो सही आना चाहिए। परंतु अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा आगे चल के कि भाई कि अणुभार मिलता है कितना है। चलो मैंने क्या किया, NaOH को पानी में घोल दिया। ठीक है, उसके मैं पानी घोल के H2O में क्या बन गया, पहले शुरू में मैंने 1 मोल लिया, लेकिन पानी में घोलने के बाद उसके 2 मोल बन गए। Na+1 OH-1 2 मोल हो गए। अब मुझे जो यहाँ पे इसका मैंने मान रखा, चाहे किसी में मान रख दो, जो भी आपने विधि का उपयोग किया हो, चाहे क्वथनांक गुणन किया हो तो वहां पर कितनी वृद्धि हुई क्वथनांक में, तो उससे अणुभार मिल जाएगा उसके आधार पर यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर मैंने 1 मोल लिया था, मुझे यहाँ पे मुझे विलियन में 2 मोल हो गए। तो 2 मोल का कितना हमारा आंसर मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 आता ही है, लेकिन हमने लिया था 1 मोल, पर हो कितना गया 2 मोल। तो 2 मोल का 40, तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का 20 ग्राम। तो 20 ग्राम जो अणुभार आ रहा है प्रयोग करने पर वह सही नहीं आ रहा है, जानते अपने 40 आना चाहिए था, 20 आ रहा है। तो ये जो अणुभार मिल रहा है यह कहलाएगा असामान्य अणुद्रव्यमान। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अणु संख्या बढ़ गई। अणु संख्या पहले 1 मोल लिया था, 2 मोल हो गए, इसलिए अपने ऐसा इसका मतलब जो अणुभार आएगा वह कहलाएगा असामान्य अणुभार। ऐसे एक दूसरी घटना घटती है। तो जैसे भाई अगर आपका एसिड लिया हो, इसका नाम है बेंजिक एसिड, उसका मैं 2 मोल लिया हो, ठीक है, उसको मैंने केरोसिन में या बेंजीन में घोल दिया और बाद में मैंने उसका मैंने बाद में उसका अणुभार निकाला। तो हुआ क्या, मैंने यहाँ पर 2 मोल लिया था, लिया मैंने केरोसिन में विलय किया, क्योंकि ये अध्रुवी है हाँ बेंजीन, तो कहाँ खुलेगा, घुल जाएगा, केरोसिन खुलेगा, या बेंजीन दिया हो या केरोसिन हो गए वहां खुल जाएगा। पर यहाँ पे घटना क्या घटी कि द्विअणु बन गया, 2 मोल का पूरा 1 मोल बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए। तो देखिए इसमें आपस में बनेगा H आबन, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और मुझे यहाँ पे मिला 1 मोल मिल गया। अब यहाँ पे अणुभार से आना चाहिए, अणुभार आएगा किसका, अणुभार आएगा पूरे 2 अणुओं का अणुभार आएगा। तो आना चाहिए था खाली 1 अणु का, बोले यहाँ मुझे आएगा 2 अणु का आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अणुभार मिलेगा हमको दुगना मिलेगा। तो क्या करेंगे अपने, वो अणुभार क्या कहलाएगा, वो अणुभार 2 गुना मिल रहा है वह कहलाएगा असामान्य अणुद्रव्यमान। यानी कि अगर जब आयन बन रहा है तो उसका अणुभार कम हो जा रहा है, और जब द्विअणु बन रहे हैं या अणु जुड़ रहा है आपस में तो मुझे अणुभार का मान बढ़ जा रहा है। तो ये अणुभार कहलाएगा असामान्य अणुद्रव्यमान। अगर मैं सही करना है मुझे तो क्या होगा, अणुभार सही करने के लिए समीकरण में I का एक वोंटअप कारक वोंटअप साइंटिस्ट था, उसने एक I का गुणा कर दिया। जितने भी समीकरण थे जहां पे अणुभार निकालते थे वहां पर I गुणा कर दिया। I एक ऐसा कारक है जो अणुभार को सही करता है। तो क्या करेंगे अपने, अब जहां जहां पे अपने यहाँ पे था ना, जहां पे सूत्र था वहां सब में I लगा देंगे आगे, तो उसके ऊपर से I का मान रख के निकालेंगे तो अणुभार सही मिलेगा। तो I क्या कहलाता है, वोंटअप कारक। तो अपने यहाँ पे सब पे अपना I लगा देते हैं। ठीक है, सब में I लगा दिया। तो ये भी समीकरण जब भी आप इसका हल करो, चाहे कोई सवाल दिया गया हो, हर सवाल में I का उपयोग करना ही, I का मान निकाल के करना। अगर I का मान निकालना आ गया बस सवाल में गलती नहीं होगी। और आपने I का मान नहीं निकाला, पहले सवाल हल कर दिया, तो दूसरा सवाल आपका सही ना भी हो। ठीक है, तो थोड़ा अपने आगे बढ़ते हैं। अब चलो अब अपने कैसे I निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। मान लो आपका सवाल में ऐसा पदार्थ दिया गया है जिसमें इसका आयन बनता हो, जैसे मतलब उसका आयन होता हो, या कहीं उसमें
उसका डिसोसिएशन होता हो या उसका विजन होता हो, तो क्या होगा, हमेशा आई का मान निकालना हो। चलो आपको लिखा हुआ है जो पदार्थ है उसका 100% आयन बनता है, संपूर्ण उसका आयनीकरण होता है, संपूर्ण उसका विजन होता है। तो अल्फा है अपने अल्फा अंश होता है, इसको अल्फा अंश बोलते हैं। कितना आयनीकरण हुआ, तो 100/100 यानी कि पूरा पूरा आयन बन गया, तो अल्फा एक आएगा। बोलो भाई 80% आयन बन रहा है, तो कितना हुआ अंश, 80/100 यानी कि पदार्थ का 0.8% आयन बनता है। देखो 60% आयनीकरण हो रहा है, क्या समझोगे, 60/100 यानी कि 0.6 से इसका आयन बन रहा है। तो उसके ऊपर से आई अब निकालेंगे, जो अल्फा निकालने के बाद में सूत्र है अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा यानी विजन अंश, I-1 और N-1। यहाँ पे n क्या होगा, उत्पन्न हुए आयन की संख्या। चलो आप देखते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है कि FeCl3 का संपूर्ण आयनीकरण हो रहा है, तो आई कितना होगा, और संपूर्ण आयनीकरण ना हो, अगर आयनीकरण कम हो रहा हो तो कितना होगा। तो देखते हैं भाई आयनीकरण संपूर्ण हो रहा है, कितना अल्फा लोगे, अल्फा 1 आ जाएगा। और Fe में कितने आयन बन रहे हैं, तो Fe+3 एक आयन और 3 Cl नेगेटिव आयन, 3 आयन बन गए, कुल मिलाकर 4 आयन बन गए। तो यहाँ पे रखो इसका मान अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा बराबर I-1, इन्हें मान रखा मैंने, आई निकालना है, अल्फा 1 लेंगे अपने क्योंकि 100% आयन बन रहा है। और कितने आयन बने यहाँ पे, 4 आयन बन रहे हैं, -1, ठीक है। हो जाएगा आपका आई जाएगा 3 + 1 = 4, यानी कि जितने आयन बने उतना आई होगा। कब, लेकिन जब आयनीकरण 100% हो, संपूर्ण आयनीकरण हो, तो जितने आयन बनेंगे उतना ही आई होगा। लेकिन अगर चलो पूरा ना हो रहा, चलो भाई आपको खाली 40% आयन बन रहा हो, चलो अल्फा कितना होगा, 0.4, 40/100 0.4, तो कितना होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे अपने वही सूत्र है, अल्फा बदले आ गया 0.4, आई निकालना है 1, और कितने आयन बने थे, 4 आयन, -1, ठीक है। तो कितना आंसर हल करेंगे, आएगा आई बराबर आ जाएगा 2.2, यानी कि जब आयन कम बनेंगे आई का मान भी कम होगा। तो ये सूत्र काफी अहम भी है इसका आई का मान निकालने के लिए, कि कितना आयन बन रहा है, कितना आयनीकरण अंश है, उस आधार पर अपने आई का मान निकालेंगे। अच्छा, अगर आयनीकरण हो रहा है वैसा, तो हमेशा एक का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। जहां पे आई दिया हो, अगर आयनीकरण हो रहा है हमेशा उसका मान 1 से बड़ा ही आएगा, चाहे कितना आवे, 1 से हमेशा बड़ा ही होगा। कब, जब आयन बन रहा हो, तो पदार्थ का वियोजन हो रहा हो, तो अगर पदार्थ का सगुणन हो, ठीक है, तो जैसे भाई उसमें हमेशा आई का मान हमेशा 1 कम मिलेगा। कैसे, भाई 2 RCD बोले थे, मैंने पानी में घोला, दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, 1 मोल बन गया। तो यहाँ पर कम हो गया ना, इसका अनुपात बढ़ जाएगा क्योंकि डबल अणु आ गए। तो आई कितना होगा, 1/2, हमें अनुपात कम करना है, आई लेंगे 1/2। चलो यहाँ पर मैंने 4 मोल लिए थे, मिलके 1 मोल बन गए पूरा, तो यहाँ अनुपात और बढ़ जाएगा, 4 का अनुपात आएगा, मुझे अनुपात कम करना है, आई कितना होगा, 1/4। इसको देख के बोलना है, 2 मोल का 1 मोल तो 1/2, 4 मोल का 1 मोल 1/4। लिखा हो सल्फर दिया हो भाई, 8H दिया है, एसिड हो तो क्या होगा, 1/8। तो इसका एक सूत्र भी है कि इसका वो बोलेंगे सूजन अंश या सगुणन अंश 1 - I/n-1, और बाहर गुणे में n क्या होगा, जोड़ने वाले अणु संख्या। जैसे ऊपर कितने अणु जुड़ रहे हैं, 2, यहाँ n2 आ जाएगा, यहाँ n4 आएगा, यहाँ पे n का मान 8 आएगा, ठीक है। पर ये सवाल हम कम पूछते हैं, ये सवाल फिर भी अपना एक बार आपको आना चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इसके ऊपर साइड निकालना आना चाहिए। अच्छा, अब चलो ये दूसरा एक खास MCQ है, ग्लूकोज दिया हो, सुक्रोज दिया हो, यूरिया दिया हो, अथवा कैसे विलेन हो, विलेन आदर्श हो, इसमें न आयनीकरण होता हो न होता हो सुगुणन, ठीक है। तो वहां पे क्या आई का मान 1 लेंगे अपने, बिल्कुल घटना नहीं हो रहा, न आयनीकरण न सगुणन, आई से 1 होगा। हाँ, अगर आयनीकरण हो तो 1 से बड़ा, और अगर हो सगुणन तो 1 से कम, कुछ ना होता हो तो आई का मान हमेशा 1 आएगा। अच्छा, आई के जो अन्य सूत्र भी है, जैसे आई निकालना हो, आपको 2 अनुपात दिया हो, सही अनुपात दिया हो, असामान्य दिया हो, तो भाग दे दो, सही बटे में असामान्य, आई मिल जाएगा। तो मैं इसके 2 मान दिए हूँ भाई, किसमें वापस में कमी, हिमांक में वृद्धि, 2 मान दिए हूँ, तो जो मान जो का प्रायोगिक जो मान अधिक होगा ऊपर रखने का, नीचे मान कम आएगा हमेशा, उसे आई मिल जाएगा। तो जो जहां पे जो लगेगा वो लगाना पड़ेगा आपको। चलो, यहाँ पे हर सवाल में आपको आई लगाकर गणना करना है, मेन पॉइंट है, आई लगाओगे तो ही आंसर सही आएगा। जहां पे आई का मान नहीं मिल रहा है, आई 1 मान लेने का, ठीक है। और जो कुछ सूत्र दिए हुए हैं आई निकालने के लिए, आपको सारे मान दिए हो तो आई निकल आएगा इससे, या सारे मान दिया हो, हिमांक में वृद्धि दियो, के भी दिया हो, एम दिया हो तो आई निकल आएगा, ठीक है। यहाँ सूत्र में भी आई प्राप्त कर सकते हैं, पर सारे मान दिए होने चाहिए। तो सवाल में सवाल में काम आने वाला सूत्र है, सवाल में इसका काफी उपयोग है इस सूत्रों का। तो चलो यहाँ देखो, इसमें दूसरे अच्छा MCQ है, जिस सममोलर
ये मेन पॉइंट है। सम मोलर विलियन का आई सबसे अधिक होगा, कैसे बनना, आई सबसे अधिक होगा, उसका क्वथनांक उन्नयन और पाई का मान सबसे महत्तम होगा, सबसे अधिक होगा। और किसमें, वाफ दाब में कमी और हिमांक में कमी दोनों सबसे कम होंगे, सबसे नीचा होगा हिमांक और इसमें वाफ दाब कम बनेगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा, पाई बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों कम है। कब, लेकिन जहां पर विलियन समान मोलर हो, आई का मान सबसे अधिक हो, वहां पर। तो अब अपने आई के बेस पे कुछ सवाल पूरा करेंगे। तो सवाल नंबर 32 चेक करो। इसमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम पदार्थ दिया हुआ है, जिसके नाम होगा क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड को 250 ग्राम पानी में घोला गया है। तो हिमांक में कितनी कमी आई वो निकालना है। के दिया है, केएफ दिया हुआ है। जब के दिया है इसका मतलब होता है कि के क्या होता है जानते हैं अपने, मतलब होता है के का मतलब होता है इसका विजन अटलांक, इसका के का सूत्र होगा अपने 1.4 10 से दिया हुआ है। ये कहलाएगा वियोजन स्थिरांक। और के का सूत्र क्या होता है, के बराबर होता है अल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस अल्फा, अपने पढ़े थे 11वीं में। तो किसी का भी एसिड का अचलांक हो उसका, तो अपने पूरा हल किए थे सूत्र है, तो अल्फा स्क्वायर सी और आएगा 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा क्या होता है अपने आगे पढ़ चुके हैं, वह कहलाएगा विजिलेंस, ठीक है। तो देखते हो लाइन से पढ़े, आप इसका उपयोग करेंगे अपने, इससे हमको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा मिल गया, अल्फा से क्या मिल जाएगा हमें, आई मिल जाएगा। और ये सूत्र में देखो इसमें आयन बन रहा है, जैसे भाई एसिड एसिड, यहाँ पे एसिड है, एच निकल गया और बना है, तो यहाँ पे आयन बन रहा है। जो आयन बनेगा तो सूत्र में आई का उपयोग करेंगे ही, यहाँ पे आई का उपयोग आएगा, डेल्टा टी बराबर आई के एफ एम, यहाँ आई उपयोग करना पड़ेगा। चलिए सारे मान दिए, पहले अपने एम निकाल लेंगे, ठीक है। तब इसका उपयोग करेंगे सूत्र नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पे उपयोग करेंगे, इसका निकालेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे, यहाँ पे अल्फा से आई निकालेंगे तो मान आएगा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, I-1 N-1। सूत्र अपने हर एक का उपयोग करेंगे। तो सूत्र कहने मतलब कि जहां पे आयन बनता हो वहां पे आई आएगा ही सूत्र में। अब आई निकालने के लिए ये सब करना पड़ेगा अपने। शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर। तो 2 में मान लो अल्फा एवं 3 में आई का मान रखकर, यानी कि जो पहले हम निकाल लो कितनी मोलैलिटी होती है, सारे मान दिए हुए हैं। विलय का वजन है, ठीक है, विलय का वजन है, उसका अनुभार दिया हुआ है, इसका निकाल लो। जो दिया हुआ है क्लोरो एसिटिक एसिड का अनुभार निकाल लो, ये आ गया। क्या मिल गया आपको, मिल गया एम मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे, जो आपका जो विलियन है, मंद विलियन है, तो यहाँ पर जो 1 है अल्फा, जो बहुत ही कम आयन बन रहा है, क्योंकि भाई एसिटिक एसिड है तो आयन कम बनेगा। ये सब कैसे होते हैं, ये सब निर्बल होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले जितने भी एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा को अपने नीचे निकाल लेंगे। यहाँ लिखा था ना वो, यहाँ पे सूत्र में 1 अल्फा, यहाँ पे अल्फा को निकाल दो, अल्फा के बिना होगा निकल ले, क्योंकि 1 बड़ा है तुलना में अल्फा के, तो अल्फा को निकाल लो, क्योंकि बहुत ही कम आयन बन रहा है। तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बराबर के अपन सी हो गया। अल्फा क्या हो जाएगा, √k/c। मुझे के का मान दिया हुआ है, सी का मान आ गया। सी क्या होगा, इसका सांता यानी मोलैलिटी होगी, ठीक है ना। सी यानी सांता, मोलैलिटी। मुझे यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा। अल्फा मिलने के बाद क्या निकालेंगे, अपना आई निकाल लेंगे। आई निकालने के बाद क्या करेंगे, सूत्र रख देंगे यहाँ पर। तो क्या निकल आएगा आपका, डेल्टा टीएफ निकल आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं अपने। तो यहाँ पर अल्फा हल करना है आप लोग अपने आप से, अल्फा इतना मिलना चाहिए और अल्फा से आई निकल जाएगा। चलो भाई एन कितना आ गया, यहाँ पे 2 आयन बन रहे थे, इनके अंदर एच आयन प्लस दूसरा आयन था सीएल वाला आयन, 2 आयन मिलेंगे। तो सारे मान रखने पर मुझे आई कितना मिल गया, आई मिल गया 1.0655। अब जो मेन समीकरण था हिमांक में कमी, वहां रखेंगे मान। आई मुझे मिल चुका है, के पता है, एम पता है, अपने पीछे निकाला एम, तो आ जाएगा हिमांक में कमी। तो फिर से करो सवाल एक बार ध्यान से, क्या क्या दिया गया है, कैसे निकालना है। बार बार रिपीट करना है, सवाल काफी अहम भी है। एग्जाम में सवाल 4 नंबर का आएगा, तो 4 नंबर के सवाल आपको बार बार रिपीट करना, समझना क्या कैसे क्यों आएगा। आएगा 33 नंबर पे। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे फ्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, फ्लोरो इथेनोइक एसिड। पानी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हिमांक, उससे उल्टा हिमांक दे दिया गया है, इतनी कमी आ रही है। तो क्या निकालना है, कि निकालना है के और निकालना है बॉन्ड पर आई निकालना है। तो वही सवाल है, पूरा उल्टा कर दिया इसमें। तो यहाँ पर सब कीमत दी, पहले डेल्टा टी क्या होगा, आई के एफ एम होगा, ठीक है। तो हमको टी एफ दिया हुआ है, आई मुझे निकालना है और के एफ हमें दिया, सब चीज दी हुई है। यहाँ से हमें आई निकल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कीमत दे दी गई है और सब कीमत दी हुई है। तो सब M2 कितना होगा, M2 निकाल लो, उसका अनुभार निकाल लो, सारी कीमत दी हुई है। मुझे आई मिल गया, ठीक है, यहाँ मान रखें, क्योंकि आई सवाल में से भूलना नहीं, फिर से एक बार हर सूत्र में आई लगाना ही है। आई लगा के यहाँ सारे मान दिए गए हैं, तो आई का मान मिल जाएगा।
आई का मान मिल गया तो आपका क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिल गया तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे मिलता है अल्फा, हमको पहले के निकालना है, लेकिन हमको के के लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकाला मैंने, मुझे आई मिल चुका है, अल्फा आ गया, ये मान कर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, मुझे यहाँ पर के का मान भी मिल जाएगा। सवाल फिर से करना, ट्राई करना अपने आप से। सवाल इजी है लेकिन उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, तो इसको दोबारा चेक करना और अपने आप हल करना। यहाँ सवाल नंबर 39 में हवा में O2 की मात्रा दी हुई है, जानते हो ये 20% दिया है और ये 79% दिया हुआ है, और पानी का उसका दाब पर P दिया हुआ है, कुल दाब दिया हुआ है P। इस दाब पर पानी हवा में साम्य अवस्था है। O2 का अचलांक दिया हुआ है हेनरी का। ठीक है, और उसके बाद में क्या निकालना, पानी में इन गैसों का मात्रा यानी कि संख्या निकालोगे, पानी का निकालना, पानी में कितना घुला हुआ है, तो क्या निकालना है, शॉर्ट में निकालना है x, क्योंकि जब हेनरी दिया हुआ क्या होगा सूत्र, P बराबर KHX। मुझे x निकालना है कि x निकालना है O2 का, x निकालना है N2 का, पानी में कितना इसकी मात्रा घुली हुई वो निकालना है। ओके, अब यहाँ हमको क्या मालूम होना चाहिए, P पता होना चाहिए और KH पता है, P निकालना पड़ेगा। तो P क्या होता है, हमें आप कुल दाब दिया हुआ है। ठीक है, मुझे निकालना है PO2 निकालना है, तो ये सूत्र होगा डाल्टन का सूत्र, अपने था 11th में, आप क्या होगा, तो P गैस बराबर होता है P कुल गुणे में परसेंट दिया हो बटे में 100। चलो निकालो यहाँ पे, चलो निकालो PO2 का, क्या बोलेंगे, P कुल गुणे में परसेंट और बटे 100। कितना दिया हुआ P का, कुल दाब 10 दिया हुआ सवाल में, और 20% दिया हुआ है, 20 बटे 100 कर लो, तो ये आपका PO2 आ गया 2 गुणे, अगर ये यहाँ वातावरण दिया हुआ है और यहाँ पे जो केएच दिया हुआ है एमएम में दिया हुआ है, जितने भी केएच है एमएम में दिया हुआ है, कर लो एमएम में कर लेना पड़ेगा, 2 गुणे 760 mm, ये बोलना नहीं, यहाँ पे गलती होती है, तो जो केएच दिया हो उसी अनुसार पे यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब पी निकालो N2, तो 10 कुल दाब गुणे में उसका परसेंट और बटे में 100, ये आ गया, बस आपको सारा मान मिल गया। निकालो PO2 बराबर KH और XO2 करता बना के PO2 मिल चुका है, बटे में जाएगा KH, तो अपने इसका मान निकाला जाएगा। इसी प्रकार से आप PN2 निकालना है, तो PN2 दिया हुआ है, अभी आपने हल किया, ये रहा PN2, और X निकालना है कितना घुला हुआ है, तो क्या जाएगा KH बटे में PN2, इसका मान निकाल लो। तो सवाल समझो ध्यान से, क्या निकालना है, क्या पूछा गया है, और सवाल आपने अप्लाई करो, और एग्जाम में सवाल बुक में से आएगा, इसलिए खास IMP सवाल है। यहाँ सवाल नंबर 40, यहाँ पे सारे मान दिए गए हैं आपको, कि तापमान दिया गया है, वातावरण P दिया गया, पाई दिया गया है, और कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब क्या है, आयनिक विलयन है, तो यहाँ पे इसका विलयन का आयतन दिया गया है। ठीक है, और इसका आई दे दिया गया है, क्योंकि जो मेन आवश्यकता आई दे दिया गया है, तो कितना द्रव्यमान आवश्यक है। जब यहाँ पे दिया गया पाई, कैसे लगाएंगे पाई के लिए, हमेशा पहले आई लगा दो, क्या आ जाएगा W2RT बटे MV, जानते हैं सूत्र अपना, तो यहाँ सारे मान रख दो। ठीक है, और पाई दिया हुआ, सारे मान दिया आपको, यहाँ साइड में सारे मान लिखा है मैंने, सारे मान दिए हुए हैं, मान रखकर आप W2 निकाल लोगे कि विलय का वजन कितना होगा, अपने मिल जाएगा। सवाल नंबर 41 आपका लास्ट सवाल है इस पार्ट का। यहाँ पे तापमान दिया हुआ है, पानी 2 लीटर दिया हुआ है, इसमें इतने mg K2 से घुला हुआ है, कैसा होगा, आयनिक पदार्थ है, यहाँ पे आई जरूरी निकालना, तो पाई निकालो, और संपूर्ण के लिखा हुआ है कि संपूर्ण आयनिक बन रहा है, तो जब संपूर्ण आयन बनेगा आई कितना होगा 3, अभी अपने पहले आगे बात कर चुके हैं भाई, K2 सफर में 2 K का और आई से सफर का 1 आयन, आई कितना हो गया 3 आयन, क्योंकि अपने संपूर्ण आयन बन रहा है, संपूर्ण आयनीकरण हो रहा है, तो जितना आयन बनेगा उतना आई होगा। बस सारा माना यहाँ पर W2 दिया हुआ है, इसको mg है, ग्राम में कर लो, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, M2 निकाल लो, अणुभार निकाल लो, 174 आ गया। लेकिन अपने पाई बराबर आई हमेशा लिखना पड़ेगा, हमेशा सूत्र में आई W2RT बटे MV, तो यहाँ पे हर एक का मान दो, आई बराबर 3 आ गया, विलय का वजन दिया हुआ है। ठीक है, R लिखो यहाँ पे वातावरण में, T दिया हुआ है केल्विन में, M2 लिखा हुआ और V दिया है लीटर में, तो V कितना लीटर है 2 लीटर। सारे मान रखकर पाई का मान निकल आएगा 5.27 10⁻³ वातावरण। तो सवाल काफी इजी है, इसको रिपीट करो, जितना करोगे अपने आप उतना आपका सवाल पक्का होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एग्जाम के लिए सवाल काफी IMP है, तो जो वीडियो देखते हुए सवाल हल करो, और हल करने के बाद जब वीडियो बंद करके फिर से पूरा अपना हल करो, तो कहाँ पे गलती होती है, क्या सोचना है, कैसे करना है, पूरा आपको